हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक सर्कुलर सिलेंडर जो कि सॉलिड है, उसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट बल्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको इस सॉलिड सिलेंडर के कारण किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ पर जो डायग्राम बनाया जा रहा है बोर्ड में, जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये इसका सिलेंडर का फ्रंट व्यू है और मान लीजिए इसका सेंटर O है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, जबकि लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम इस सिलेंडर को डिफाइन करना चाहें तो लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ वैल्यू है। हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है और वो P पॉइंट ये मान लेते हैं कि इस सिलेंडर से आउटसाइड एक R डिस्टेंस का पॉइंट है सेंटर से। सो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए किस मेथड का हम यूज करेंगे, ये जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसी थीम पर एक सिलेंड्रिकल सेल से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एक क्लिप पहले तैयार कर चुके हैं। सो अपने उस रिजल्ट को आज इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टूल के रूप में यूज करेंगे और ये क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम से भी एक बार पहले हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम इसे कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के रूप में यूज करेंगे। सो आज हम इसको कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर ध्यान दें कि अगर मैंने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा डिफाइन किया है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो, और मैं ये देख रहा हूं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है पाई आर स्क्वायर। सो इस रो लैम्डा और पाई आर स्क्वायर में जो रिलेशन होगा वो हम जानते हैं कि कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, यानी हम जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, तो किसी यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है। हम पहले भी ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो ऐसी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के टर्म में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। वही टूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं। इस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वैल्यू रो के टर्म्स में रो इंटू पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। अब मान लीजिए सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर हमने एक सेल कंसिडर की है इस इनफाइनाइट सिलेंडर में जिसका थिकनेस dx है, या यूं कह लीजिए कि हमने ये जो सेल इस सॉलिड सिलेंडर में कंसिडर की है, इस सेल के सरफेस का जो टोटल एरिया है, यानी इसके फेस का जो फ्रंट फेस इसका है, इस फेस का जो टोटल एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया dA है। वैसे इस एरिया को x के टर्म में 2 पाई x dx भी लिखा जा सकता है, बट फिलहाल मैं इसे dA से प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। अगर इस सॉलिड सिलेंडर में इमेजिन किए हुए इस हॉलो सिलेंड्रिकल सेल का एरिया dA कंसिडर कर लिया जाए, तो इस एरिया को dA कंसिडर करने पर इस हॉलो सिलेंड्रिकल सेल का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा उसे हम लैम्डा डैश इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू dA से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर फिर हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करके लीनियर चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इस सिस्टम की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और इस हॉलो सिलेंड्रिकल सेल को क्रिएट करने पर बने हुए इस एरिया की वैल्यू dA है, तो dA को रो से मल्टीप्लाई करके लैम्डा डैश कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर मैं बता दूं आपको, बार बार इस बात पर ध्यान दें कि लैम्डा डैश लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस सिलेंड्रिकल सेल की, जबकि लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस कंप्लीट सिलेंडर की। ये दोनों बातें डिफरेंट हैं, इस पर ध्यान दें। इस कंप्लीट सिलेंडर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी इसके यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, लैम्डा के टर्म्स में अगर प्रेजेंट करें तो। और इस सिलेंड्रिकल सेल की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश है वो रो इंटू dA होगी।
अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस क्लिप में, जब हमने एक सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी सेल के कारण जिसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश हो, उस सेल के कारण किसी पॉइंट P पर आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसे जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो होता है 2K इंटू लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r, और डायरेक्शन r यूनिट वेक्टर के अलोंग ही होगा। सो मैं r कैप से शो कर रहा हूं। सो इस सिलेंड्रिकल सेल के कारण O पॉइंट से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी स्ट्रेंथ 2K लैम्डा डैश बाय r इंटू r कैप से दी जाएगी। अब अगर मैं इसमें लैम्डा डैश की वैल्यू पुट करूं तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ केवल इस सिलेंड्रिकल सेल के कारण आ जाएगा 2K रो dA अपॉन r इंटू r कैप। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं उन सभी सेल के लिए जो क्रिएट की जा सकती हैं इस सॉलिड सिलेंडर में, तो उसके लिए मुझे इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना होगा। तो इसे इंटीग्रेट करने पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉलिड सिलेंडर के कारण इस पॉइंट पर कैलकुलेट होगा वो वैल्यू होगी 2K रो अपॉन r। मैंने इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया है क्योंकि ये सभी कांस्टेंट हैं। सो अब हमें केवल एरिया को इंटीग्रेट करना होगा, और हम जानते हैं कि ऐसे सभी एरिया जब सभी सिलेंड्रिकल सेल के लिए सम किए जाएंगे तो ये नेट एरिया इस फेस का कैलकुलेट हो जाएगा। सो इस फेस का नेट एरिया dA इंटीग्रेशन के प्लेस पर पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी 2K रो अपॉन r इंटू टोटल एरिया जो कि होगा पाई r स्क्वायर। यानी अगर मैं इस एरिया को इंटीग्रेट करूं और सबसे छोटी सेल से स्टार्ट करके सबसे बड़ी सेल तक सभी के लिए कैलकुलेट करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये समेशन का वैल्यू इंटीग्रेशन dA का वैल्यू A आ जाएगा, और A की लिमिट होंगी 0 से लेकर टोटल एरिया पाई r स्क्वायर तक। सो लिमिट पुट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो आंसर आपके सामने है, और हम जानते हैं कि इस रो इंटू पाई r स्क्वायर को लैम्डा से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस आंसर को हम लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन r इंटू r कैप। यानी एक सॉलिड सिलेंडर भी अपने आउटसाइड किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वैसा ही होता है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट रॉड डेवलप करती है जिसमें सिमिलर लीनियर डेंसिटी का चार्ज प्रेजेंट हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू आउटसाइड पॉइंट के लिए 2K लैम्डा अपॉन r इंटू r कैप आएगा। अब मान लीजिए हमें यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनर पॉइंट के लिए अगर कैलकुलेट करना होता, मान लेते हैं ये P पॉइंट किसी इनर पोजीशन पे होता। अब मान इसको एक बार मैं हटा रहा हूं, मान लेते हैं सिचुएशन चेंज करने के बाद कुछ ऐसी होती कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता सेंटर से r डिस्टेंस इनसाइड पॉइंट P पर, और बाकी कैलकुलेशन सब, बाकी डाटा सब यही है कि इसका रेडियस अभी भी कैपिटल R है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इस सॉलिड सिलेंडर के लिए। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो P पर तो क्या चेंजेस आएंगे इस आउटकम में, और उस केस में उस पर डिस्कस करेंगे। सो अब अगर हमें किसी ऐसे केस के लिए किसी ऐसे पॉइंट के लिए जो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना होता तो सेम कंडीशन में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते। लेकिन यहां पर ध्यान दें कि जब हम हॉलो सिलेंडर्स तैयार करते, जब हम सिलेंड्रिकल सेल्स तैयार करते, जैसे मान लीजिए हमने सेंटर से x डिस्टेंस पे एक सिलेंड्रिकल सेल तैयार की और इसके एरिया को dA माना, तो जब हम इस केस को सॉल्व करते तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमने पिछले आर्टिकल में सेल के टाइम पे स्टडी किया था, कि किसी सिलेंड्रिकल सेल के कारण इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नल वेक्टर होता है। यानी कोई चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल सेल अपने इनसाइड किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है वो नल वेक्टर होता है। सो इस रिजल्ट को यूज करके हम कह सकते हैं कि P तक जो रेडियस है यानी स्मॉल r, अगर उस स्पेस तक, उस रीजन तक मैं स्मॉल r रेडियस का एक सिलेंडर तैयार करूं तो इस रीजन तक बनने वाले सभी सिलेंडर्स, सभी सिलेंड्रिकल सेल्स जो इस 0 से r की रेंज में बनेंगी वो सभी सिलेंड्रिकल सेल P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगी। लेकिन इसके बाद जितनी सिलेंड्रिकल सेल बनेंगी जो कि स्मॉल r रीजन से आउटसाइड होंगी उनका नेट कंट्रीब्यूशन P पॉइंट के लिए 0 होगा। सो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस तक जहां पर पॉइंट P है उस रीजन में जितनी भी
हॉलो सिलेंड्रिकल सेल्स बनेंगी, उनका नेट सम हमें इसी मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू निकालने के लिए। और इसके बाद पी पॉइंट से सरफेस तक जितनी सेल्स बनेंगी, वो जितनी भी सेल्स क्रिएट होंगी पी पॉइंट से बाउंड्री तक, उन सबका नेट कंट्रीब्यूशन पी पर 0 होगा। ये रिजल्ट मैं अपने पुराने कैलकुलेट किए हुए रिजल्ट के बेस पे आपको बता पा रहा हूं। एक सिलेंड्रिकल सेल के लिए हम एक वीडियो क्लिप गॉसेस थ्योरम से भी और कूलम्ब्स लॉ से भी तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें हमने सीखा है कि आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी सिलेंड्रिकल सेल के चलते 2k लैम्डा बाय r होती है, जबकि इनसाइड पॉइंट पर 0 होती है। और वही रिजल्ट मैंने यहां प्रेजेंट किया है आपके सामने। सो अब हमें सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पॉइंट p तक बनने वाली सभी सेल्स का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड p पर कैलकुलेट करना होगा, लेकिन उसके बाद बनने वाली सेल का नेट कंट्रीब्यूशन p पर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हम ये बात जानते हैं। तो मुझे इसी आउटकम को कैसे चेंज करना होगा, एक बार इस पर डिस्कस करेंगे। हम इसी तरीके से इस केस में भी स्टार्ट करेंगे कि हम x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक सिलेंडर मानेंगे, और अगर उसके एरिया को मैं dA बोल लूं, अगर मैं इस सेल के एरिया को dA कहूं, तो इसके एरिया को dA कंसिडर करने पर लैम्डा डैश का वैल्यू फिर से रो इंटू dA ही आएगा। इस सेल के चलते r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसी फॉर्मूले से दी जाएगी। फिर इसे इंटीग्रेट करके आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन एक स्टेप चेंज होगा कि जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस एरिया को फाइनली कैलकुलेट करेंगे, तो आप सेंटर रेडियस 0 से स्टार्ट करके केवल स्मॉल r डिस्टेंस तक बनने वाली सेल के लिए समेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद की सेल P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी वो 0 होगा। सो चेंज बस इतना आएगा कि अब जब आप इस एरिया को इंटीग्रेट करके इस पे लिमिट पुट करेंगे, तो इस एरिया का ग्रैंड सम जो टोटल समेशन आएगा वो आएगा पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। सो इसे पाई स्मॉल r स्क्वायर से कन्वर्ट करने पर अब ये आउटकम बन जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 2k रो अपॉन r इंटू पाई r स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, एक बार इसे सॉल्व करके देखेंगे, एक r हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस केस में आ जाएगी E वेक्टर इक्वल टू 2k रो इंटू पाई r कैप। अब अगर इसे सॉल्व करें तो क्या ये फाइनली कैसा बन जाएगा, एक बार देख लीजिए इसको पूरा सॉल्व करके। k का वैल्यू अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई r वेक्टर। यहां पर ध्यान दें, चूंकि r का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है, तो मैंने इसे r वेक्टर से कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जिस फॉर्मूले से दिया जाएगा वो होना चाहिए, इसे मैं 2 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं और पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आउटकम होगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r कैप। यानी इनसाइड पॉइंट पर किसी सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल R है, तो ऐसे किसी सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल R है, अगर हम उस सिलेंडर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस, जबकि r से छोटा है मानते हुए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, तो वो वैल्यू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r वेक्टर फॉर्मूले से दी जाएगी। सो इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। यानी लिनियरली सेंटर से जैसे जैसे आप सिलेंडर के बाउंड्री तक आएंगे, सरफेस तक आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिनियरली इंक्रीज होगा, और बाउंड्री से बाहर निकलने के बाद ये अपने पुराने फॉर्मूले, जो कि एक इनफाइनाइट रॉड का ही फॉर्मूला है, में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो सेंटर से बाउंड्री तक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और बाउंड्री से फिर इनफाइनाइट तक ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r के। सो इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ यूज करके भी इस आउटकम को समझा जा सकता है। r इज मोर देन r के केस में 2k लैम्डा बाय r आउटसाइड, और इनसाइड पॉइंट पर जहां कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा है वहां पर ई वेक्टर का वैल्यू होगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r वेक्टर। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट गॉस लॉ। थैंक यू।